हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर का, और हम अभी दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट जो हमने ऑलरेडी किया है उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये थी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो उसका कारण है कि जो टैक्स रेट होती है जीएसटी में, वो एक परसेंटेज टर्म्स में दे रखी होती है। वो परसेंटेज को हमको अप्लाई करना होता है। तो वो किस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे जिससे कि हम टैक्स का अमाउंट निकाल पाए। तो टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए हमको टैक्स का रेट दिया हुआ है जीएसटी लॉ में, लेकिन वैल्यू किस, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू से, वैल्यू ऑफ व्हाट, सप्लाई। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल तो ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, कि जो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस पेड और पेएबल। प्राइस जो पे किया गया है या जो कि पेएबल है फॉर दी सप्लाई। सप्लाई के लिए जो पे हो गया है या पेएबल है, जो प्राइस, जो आपने जो प्राइस एग्री करी हुई है उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए, वो कहलाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा टैक्स अमाउंट। अब ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम बोल रहे हैं, ये दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती है। पहला केस है अगर दोनों पार्टी रिलेटेड हो, तो सप्लायर एंड बायर अगर दोनों रिलेटेड हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड केस, अगर प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं हो, इज नॉट ए सोल कंसिडरेशन, यानी कि वो प्राइस जो दी जा रही है उसके अलावा भी कुछ भी चीज काइंड में दी जा रही है, कुछ और भी चीज दी जा रही है बायर के द्वारा उस सप्लाई के अगेंस्ट में। तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि एक लैपटॉप सेल किया है, लैपटॉप का प्राइस 40,000 रुपीज है, प्लस उसके साथ में ओल्ड मोबाइल फोन भी बायर उसको दे रहा है सप्लायर को। तो उस केस के अंदर में, क्योंकि 40,000 रुपीज भी दे रहा है वो, प्लस ओल्ड मोबाइल फोन भी दे रहा है, इसलिए वो प्राइस यहाँ पे सोल कंसिडरेशन नहीं है। तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ली जाएगी, और उसके लिए हम सेपरेटली वैल्यूएशन रूल अभी पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, वहां पे वो कवर होगा। इसके बाद में अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या एक्सक्लूड करनी है, वो हमने देखा था। जीएसटी को छोड़ के बाकी कोई भी टैक्स हो वो हमको ऐड करना है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। सेकेंडली, अगर कोई सप्लायर की लाइबिलिटी थी पेमेंट करने की, और वो लाइबिलिटी का पेमेंट बायर ने कर दिया है, लाइबिलिटी सप्लायर की थी, पेमेंट बायर ने कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को, तो वो केस में वो जो अमाउंट उसने बायर ने पे कर दिया थर्ड पार्टी को, वो भी वीओएस में इंक्लूड होगा। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हमने बात करी थी कि अगर सप्लायर लायबल था, अगर ट्रांसपोर्ट करने की लाइबिलिटी सप्लायर के नाम पे थी, यानी कि एफओआर बेसिस पे ट्रांजैक्शन था, एफओआर बेसिस पे ट्रांजैक्शन था अगर, तो यानी कि एफओआर का मतलब है कि सप्लायर को ही कस्टमर के लोकेशन पे उसको गुड्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो उस केस में अभी फ्रेट का पेमेंट अगर बायर ने डायरेक्टली पे कर दिया है ट्रांसपोर्टर को, फ्रेट का पेमेंट अगर बायर ने डायरेक्टली कर भी दिया है, तो भी इस केस में वो फ्रेट का जो अमाउंट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर बायर की जिम्मेदारी थी गुड्स को लेके जाने की, वो कहलाता है एक्स फैक्ट्री सप्लाई। अगर एक्स फैक्ट्री सप्लाई थी और बायर की लाइबिलिटी थी उसको गुड्स को लेकर जाने की, ठीक है, उस केस में इवन जो सप्लायर ने अगर बायर से अमाउंट चार्ज करके ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया है, लेकिन लाइबिलिटी जो थी वो बायर की ही थी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की, उस केस में सप्लायर ने जो अमाउंट लिया है बायर से वो वीओएस में इंक्लूड नहीं होगा।
वो नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कि सब तरह के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वीओएस का पार्ट बनेंगे। डिलीवरी करने से पहले तक का जो भी खर्चा किया है सप्लायर ने वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट के बारे में हमने बात करी थी कि इंटरेस्ट अगर सप्लायर चार्ज कर रहा है बायर से तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। टैक्स रेट जो उस पर लगेगा वो जो ओरिजिनली हमने गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड करी है उस पर जो टैक्स रेट है वही टैक्स रेट यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी लगेगा। एंड उसके अलावा तो ये बात करी थी हमने इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना कि जो गुड्स का सप्लायर है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बायर से। इनवॉइस जिसने बनाया अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो जीएसटी में टैक्सेबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई एनबीएफसी है या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, तो ऐसे केस के अंदर में क्रेडिट कार्ड को छोड़ देते हैं एक बार। कोई फाइनेंस कंपनी, कोई बैंक है जिसने लोन दिया है, उस केस में अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद हमने बात करी थी सब्सिडी की। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर दे रही है, ठीक है, और वो चाहे किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो मान लीजिए हमने कस्टमर को सेल किया है 800 रुपीज में, 200 रुपीज हमको सब्सिडी के फॉर्म में गवर्नमेंट और दे रही है, टोटल हमारे पास आ गए 1000 रुपीज। जीएसटी आया यहाँ पे आएगा 800 रुपीज पे ही जीएसटी आएगा। 200 रुपीज जो सब्सिडी मिली है हमको गवर्नमेंट से उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक, अगर सीजी और एसजी के अलावा किसी और पर्सन ने सब्सिडी दी है और अगर प्राइस से लिंक नहीं है, लमसम में कोई सब्सिडी दे दी किसी ने, प्राइस से लिंक नहीं है, मतलब जो मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो प्राइस से उसका सब्सिडी का कोई लेना देना नहीं है कि जो प्राइस बायर से चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से वो मैं क्या प्राइस चार्ज कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सब्सिडी। तो ऐसे केस में वो जो अमाउंट मिल रहा है किसी और पर्सन से भी मिल रहा है अदर देन सीजी एंड एसजी से, तो भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा सीजीएसजी के अलावा अगर कोई और पर्सन सब्सिडी दे रहा है और वो सब्सिडी प्राइस से लिंक है, प्राइस से लिंक होने का मतलब ये है कि जो मुझे सब्सिडी दे रहा है वो बोल रहा है कि आप बायर को है ना एक काम करो, ये 1000 रुपीज का प्राइस है आपका प्रोडक्ट का, बायर को आप 800 में दे दो, कस्टमर से आप 800 रुपए ले लो, 200 रुपए हम आपको दे देंगे सब्सिडी के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा कोई ट्रस्ट बोल रहा है या कोई भी पर्सन बोल रहा है अदर देन सीजीएसजी, तो उस केस में वो जो 200 रुपए मिल रहे हैं वो उसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। यानी 800 रुपीज हम बायर से लेंगे, 200 रुपीज हमको कोई सब्सिडी के फॉर्म में दे रहा है, टोटल हमारे पास 1000 रुपीज आ गए, 1000 रुपीज पे यहाँ पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट के बारे में ये है कि अगर डिस्काउंट इन सप्लाई के टाइम पे ही दे दिया गया है और इनवॉइस में उसको दिखाया गया है, दो चीजें होनी चाहिए, सप्लाई के टाइम पे ही उसको डिस्काउंट दे दिया गया है और उसको इनवॉइस में रिपोर्ट किया गया है, इनवॉइस में दिखाया गया है कितना डिस्काउंट है, तब तो मान लीजिए कि ग्रॉस प्राइस थी 1000, डिस्काउंट दिया 100 रुपीज, नेट हो गया 900 रुपीज, तो ये इनवॉइस पे ही दिखा दिया 100 रुपीज को, तो यहाँ पे वीओएस क्या होगा, 900 रुपीज वीओएस होगा। यहाँ पे 900 रुपीज पे ही जीएसटी आएगा। ये 100 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया गया है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसको हमको रिड्यूस करना है, जो उसको रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वीओएस। अगर सप्लाई होने के बाद में डिस्काउंट दिया गया है तो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में उस डिस्काउंट को वीओएस निकालने के लिए रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद बात करी थी हमने नो क्लेम बोनस की, कि अगर नो क्लेम बोनस मिलता है तो उसको जीएसटी में हम लोग नो क्लेम बोनस एक डिस्काउंट का ही एक फॉर्म है और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए उस एनसीबी को हम रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें हमने करी थी। इसके बाद अभी हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, ये बुक का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 173 पेजेज में पूरी जीएसटी का जो कंटेंट है सीए फाइनल का, वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो और इसका पूरा आईसीए के मॉड्यूल से पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। इसमें कोई जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड है। तो कोई भी चीज यहाँ से छूटी हुई नहीं है। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि 173 पेजेज में अगर मैं पढ़ लूंगा तो क्या मेरा कुछ छूट जाएगा। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। एक्सेप्ट कुछ थ्योरी चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, और वो ऑलरेडी मेरी क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर किए हैं मैं। उनको छोड़ के सारी चीजें इसके अंदर में कवर्ड है। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 33, जिसका नाम है वीओएस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट के केस में तो देखो, प्योर एजेंट, पहली बात तो ये एजेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग, प्योर एजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब पूरी तरह से ये एजेंट की तरह काम कर रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा, तो जाके ये अपने को समझ में आएगा कि होता क्या है। एक सर्विस फर्म है जिसका नाम है ए, वो एंगेज है टू हैंडल द लीगल वर्क pertaining to incorporation of कंपनी बी। कंपनी बी की इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फर्म को अपॉइंट किया गया है जिसका फर्म का नाम है ए। ठीक है, तो ये सर्विस फीस तो चार्ज करती ही है फर्म। इसके अलावा, सर्विस फीस के अलावा, ये रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी अगर फॉर्म कर रहे हैं तो एमसीए को रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस, अप्रूवल फीस, ये सारी चीजें का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सब चीजों का पेमेंट मिस्टर ए ने ही कर दिया है। तो वो वेबसाइट पे जाता है एमसीए की, और वहां पे नेम एप्लीकेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती। ये सारा पेमेंट फर्म ए ने ही कर दिया है। तो ये अमाउंट जो फर्म ए ने पे किया है गवर्नमेंट को, एमसीए को, वो अमाउंट कंपनी बी से वो रिकवर करेगा। इसके अलावा वो अपना जो खुद का चार्जेस है, जो उसकी सर्विस जो उसने दी, उसकी फीस भी वो रिकवर करेगा। तो अब बताओ, ऐसे केस में उसने मान लीजिए 1000 रुपीज अपनी सर्विस फीस चार्ज करी है, एंड 5000 रुपीज उसने जो रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट किया था एमसीए को, वो भी उससे रिकवर कर रहा है। यानी टोटल 6000 रुपीज वो रिकवर कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में बताइए कि जीएसटी जो है वो 1000 पे आएगा या 6000 पे आएगा। तो यही पे जो है ये प्योर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा है, इस केस में ये बोला जाएगा कि जो मिस्टर ए है वो उसका मिस्टर बी का प्योरली एक एजेंट है। 5000 रुपीज जो वो उससे चार्ज कर रहा है, वो 5000 रुपीज वो एज ए प्योर एजेंट उससे चार्ज कर रहा है। प्योर एजेंट उससे चार्ज कर रहा है। अगर वो एज ए प्योर एजेंट उससे चार्ज कर रहा है, तो ऐसे केस में वो जो अमाउंट चार्ज कर रहा है एज ए प्योर एजेंट, उस अमाउंट के ऊपर में जीएसटी नहीं आएगा। वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा। वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अभी हम देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है इसके बारे में। प्रोविजन ये बोलता है, एक्सपेंस इंकर्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने, यानी यहाँ पे मिस्टर ए ने जो एक्सपेंस इंकर किया है, अगर वो एक्सपेंस एज ए प्योर एजेंट इंकर किया है, एज ए प्योर एजेंट इंकर किया है, और वो एज ए प्योर एजेंट का एक्सपेंस वो मिस्टर बी से रिकवर कर रहा है, जो कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, तो ऐसे केस में जो अमाउंट वो रिकवर कर रहा है वो वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा। वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये
कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 कंडीशन दे रखी है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा, अदरवाइज तो वो वीओएस का पार्ट बन जाएगा। तो जो पेमेंट किया जा रहा है वो एज ए प्योर एजेंट किया जा रहा है। पहली बात, जो मिस्टर ए पेमेंट कर रहा है आरओसी को, वो एज ए प्योर एजेंट पेमेंट कर रहा है। पेमेंट को रिसिपिएंट ने ऑथोराइज किया है, रिसिपिएंट ने बोला है कि ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की फीस लगती है, जो भी कुछ फीस लगने वाली है इसके रिगार्डिंग, वो आप पे कर देना। इनवॉइस पे सेपरेटली अमाउंट को शो किया गया है। मिस्टर ए ने जो बी को इनवॉइस दिया है, उस इनवॉइस पे ये आरओसी चार्जेस के नाम से अलग से दिखाया गया है उसी इनवॉइस पे। दो इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही इनवॉइस बना सकता है मिस्टर ए, लेकिन उस एक ही इनवॉइस में वो अपनी सर्विस फीस का अमाउंट अलग लिखेगा, और जो ये एज ए प्योर एजेंट जो उसने आरओसी वगैरह को पेमेंट किया उसका अमाउंट सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। और जो पेमेंट उसने किया है आरओसी को, वो पेमेंट इन एडिशन टू उसकी मेन सप्लाई जो है, यानी कि जो वो सर्विस फीस उसे चार्ज कर रहा है, उसके इन एडिशन टू होना चाहिए वो वाला पेमेंट जो उसने आरओसी को किया है। तो ये चारों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑथोराइज करना चाहिए, सेपरेटली इनवॉइस पे दिखाना चाहिए, प्योर एजेंट की तरह उसने खर्चा इंकर किया होना चाहिए, और उसने जो ये खर्चा इंकर किया है वो अपनी सर्विस फीस के अलावा उसने अलग इंकर किया होना चाहिए। चारों चीजें अगर सेटिस्फाई होती है तो उस केस में जो अमाउंट वो रिकवर कर रहा है मिस्टर ए मिस्टर बी से एज ए प्योर एजेंट, वो वीओएस का पार्ट नहीं बनेगा। अब हु इज प्योर एजेंट? अब प्योर एजेंट की भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है रूल नंबर 33 में। तो प्योर एजेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्योर एजेंट उसको कब माना जाएगा। जब वो प्योर एजेंट माना जाएगा उसके बाद में ये कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगा, दोनों चीजें अगर होगी तो ही जो वैल्यू वो चार्ज कर रहा है वो वीओएस का पार्ट नहीं बनेगी। तो प्योर एजेंट वो होता है एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद रिसिपिएंट टू एक्ट एज प्योर एजेंट। तो जो सप्लायर है उसने रिसिपिएंट के साथ में एग्रीमेंट एंटर किया है कि भाई मैं ये वाला जो एमसीए का या कोई और पेमेंट है वो मैं इंकर कर लूंगा आपके बिहेव पे। ऐसा उनके आपस में ऐसा कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। उसके अलावा नीदर इंटेंट नॉर होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रिक्योर्ड। यही सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट है जिसमें कि गलती होने की संभावना रहती है। इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। नीदर इंटेंड नॉर होल्ड एनी टाइटल ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रिक्योर्ड। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है मिस्टर ए, यहाँ पे वो मिस्टर ए जो भी सर्विसेज किसी और से ले रहा है, यहाँ पे एमसीए से जो रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज ले रहा है, वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा है, वो डायरेक्टली उसकी जो सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली उसके पास पास ऑन हो रहा है रिसिपेंट के पास में। उसने गुड्स या सर्विसेज अपने लिए कंज्यूम नहीं करी है। सेम पॉइंट, सिमिलर सा पॉइंट है, डज नॉट यूज गुड्स सर्विसेज फॉर हिज ऑन यूज। उसके खुद के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए उसने वो गुड्स और सर्विसेज यूज नहीं करी है। और रिसीव्ड ओनली एक्चुअल अमाउंट रिसीव करना चाहिए। अगर 5,000 रुपीज उसने पेमेंट किया है एमसीए को, तो 5,000 रुपीज ही वो एमसीए की फीस के नाम से वहां चार्ज करना चाहिए। अपनी खुद की जो वो सर्विस फीस चार्ज करने वाला है वो अलग से चार्ज कर सकता है, उस पर तो जीएसटी आएगा। लेकिन जो जो उसने एमसीए को जो पेमेंट किया है, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को जो उसने पेमेंट किया है गुड्स या सर्विसेज का, उसका केवल एक्चुअल अमाउंट ही वो रिकवर करना चाहिए। अगर उसमें भी वो कुछ मार्जिन ऐड कर रहा है तो उस केस में वो प्योर एजेंट नहीं रह जाएगा। उस केस में वो जो अमाउंट रिकवर कर रहा है वो वीओएस का पार्ट बनेगा। इसमें एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि होटल एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इस तरह के जो एक्सपेंसेस है, हाँ, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये जो खर्चे अगर किए हैं किसी ने और वो बोल रहा है कि भाई ये इन खर्चों का मैं रिमबर्समेंट ले रहा हूं, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है और वो सीए ने ऑडिट करने के दौरान होटल में वो स्टे किया उसने,
या उसने ट्रेवल किया बाय एयर बाय फ्लाइट वट एवर द केस में भी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस इंकर किए एग्जाम्पल के तौर पे, और वो जब इनवॉइस बना रहा सीए क्लाइंट के नाम पे, कंपनी के नाम पे, तो उसमें वो लिख रहा है कि भाई मेरी फीस तो 1 लाख रुपीज है, प्लस होटल का चार्जेस इतना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इतना है, ऐसा करके टोटल अमाउंट। तो ऐसे केस में ये सारे खर्चे जो उसने चार्ज किए हैं इनवॉइस पे सेपरेटली लिखे हैं, इन सबको वीओएस में इंक्लूड करना होगा। ये वीओएस में से एक्सक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये प्योर एजेंट की जो डेफिनेशन हमने अभी देखी है उसमें फॉल नहीं होंगे, प्योर एजेंट के डेफिनेशन में फॉल नहीं होंगे, क्योंकि जो सीएनए सर्विस प्रोवाइड करी है और जो होटल वगैरह का खर्चा उसने इंकर किया है, उसने पहले होटल का खर्चा खुद ने कंज्यूम किया है पहले उस होटल के सर्विसेज को, और वो सर्विस होटल के सर्विस को उसने कंज्यूम करके फिर उसने जो उसका क्लाइंट है उससे फीस चार्ज किया और होटल का चार्जेस भी उसने उससे चार्ज किया। तो ऐसे केस के अंदर भी यहाँ पे वो प्योर एजेंट का जो हमारा डेफिनेशन है और जो कंडीशंस है उसमें वो फॉल नहीं होगा, और यहाँ पे इन खर्चों पे भी उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के वीओएस के पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो प्योरली ऐसा खर्चा हो, जनरली जो कोई फीस वगैरह कोई चार्जेस किसी और को पेमेंट किए गए हो, वो खर्चे ही प्योर एजेंट की कैटेगरी के अंदर में फॉल होते हैं। ये खर्चे जो है होटल वगैरह के खर्चे जो हैं वो खर्चे कभी भी प्योर एजेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं, तो वो वीओएस की में इंक्लूड हो जाएंगे, वीओएस में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद एक स्पेशल सर्कुलर पास किया इशू किया हुआ है सीबीआईसी ने एयरपोर्ट लेवीज के बारे में। एयरपोर्ट लेवीज दो होती है, एक का नाम है पैसेंजर सर्विस फीस और एक दूसरे का नाम है यूजर डेवलपमेंट फीस। ये दो ऐसी लेवी है जो कि एयरपोर्ट चार्ज करता है। ठीक है। तो ये जो लेवीज है, एयरपोर्ट लेवीज, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कोई फ्लाइट लेते हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई की हम एक फ्लाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, वहां पे सब तरह की सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट होता है, फिर हम दिल्ली उतरते हैं। तो ऐसे केस में मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो पैसेंजर, वहां पे एयर कंडीशनर होता है, वहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी वहां पे लगाई जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है उसके बदले में एयरपोर्ट पैसेंजर से कुछ फीस चार्ज करता है। फ्लाइट वाला नहीं, फ्लाइट की सर्विस तो इंडिगो दे रहा है या एयर इंडिया दे रहा है, वो तो आपको फ्लाई करने की सर्विस दे रहे हैं। बट जो आप एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है, एयर कंडीशनर वगैरह लगे हुए हैं, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसके बदले में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो होते हैं वो भी एक गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट एंटिटी के होते हैं या तो किसी प्राइवेट प्लेयर्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अभी अडानी के हैं। तो वो एयरपोर्ट भी पैसेंजर से कुछ फीस चार्ज करता है, उस फीस का नाम है पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस। ठीक है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई मैं तो कई बार एयरपोर्ट पे गया हूं, मैंने तो कभी किसी एयरपोर्ट वाले को कोई किसी तरह का कोई टिकट नहीं लिया, किसी तरह का कुछ पेमेंट नहीं किया। तो ये बात सही है कि जो पैसेंजर होता है ना वो किसी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे गेम ऐसा है कि जो ये हम पेमेंट जो हम जब फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं ना, मान लीजिए 5,000 रुपीज की फ्लाइट है, मतलब हम जब जाते हैं मैकमैन ट्रिप पे टिकट चेक करते हैं, उस पर आता है 5,000 रुपीज का टिकट है ये करके, बॉम्बे टू दिल्ली। तो उस 5,000 रुपीज के अंदर ही ये जो पीएसएफ है एंड यूडीएफ है, ये जो दो चार्जेस है वो उस 5,000 के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं। तो जब हम टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वॉटेवर, उस टाइम पे हम लोग वो पेमेंट भी उसके अंदर ही इंक्लूड रहता है, तो वो हमारा पेमेंट हो जाता है। तो
ये जो चार्जेज है वो वैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर लेता है, यानी कि जो एयरपोर्ट को रन कर रहा है वो लेता है, लेकिन हम जब टिकट बुक करा रहे होते हैं तब ये उसका पेमेंट हम टिकट के साथ ही कर देते हैं। तो हम ये टिकट का पेमेंट हम इंडिगो को कर देते हैं, अगर इंडिगो की फ्लाइट है तो हम इंडिगो को कर देते हैं, लेकिन ये जो पेमेंट फाइनली जो जाने वाला है वो अडानी को जाने वाला है, जो भी एयरपोर्ट का ऑपरेटर है उसको जाने वाला है। तो उस केस में इंडिगो जो है वो जाके ये पेमेंट को अडानी को पे कर देता है, क्योंकि उसको उसका ही चार्जेस है ये। तो इस केस में जो एयरलाइन है यानी इंडिगो जो है वो एज ए प्योर एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो चार्जेस है, मान लीजिए 5,000 रुपीज का इनवॉइस था, नहीं 5,000 रुपीज हमने टोटली टीम पेमेंट किया था उसको, पे किया था। इसमें से 1,000 रुपीज जो थे वो पीएसएफ एंड यूडीएफ थे। तो हमने पे किसको किया? इंडिगो को। इसमें से 1,000 रुपीज इंडिगो ने अडानी को पे कर दिए, रह गए 4,000 रुपीज। तो सर्कुलर ऐसा बोलता है कि यहाँ पे इंडिगो जो टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को पे करेगा वो 4,000 रुपीज पे ही पे करेगा। इंडिगो के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगी ना, इंडिगो का जो वीओएस होगा वो होगा 4,000 रुपीज, क्योंकि 1,000 रुपीज के लिए वो एज ए प्योर एजेंट काम कर रहा है इंडिगो। और जो 1,000 रुपीज पे जो टैक्स पेमेंट करना होगा वो अडानी को करना होगा। ये अडानी के लिए वीओएस है 1,000 रुपीज। जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसके लिए ये टैक्सेबल सप्लाई है, और वो एयरपोर्ट ऑपरेटर टैक्स का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर इंडिगो अडानी से कुछ कलेक्शन फीस चार्ज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज पर टिकट का कलेक्शन फीस चार्ज कर रहा है अगर इंडिगो अडानी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इंडिगो को 10 रुपीज पे जीएसटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये हमने बात करी है प्योर एजेंट के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम टिप्स की बात कर लेते हैं। तो देखना, अभी हमने देखा था कि 4-5 चीजें इंक्लूड करनी होती है, मतलब जब हम वीओएस निकालने जाते हैं तो हमको टैक्सेस अदर देन जीएसटी इंक्लूड करना होता है, कोई इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूड करने होते हैं, कोई और कस्टमाइजेशन वगैरह चार्जेस हमने इंकर किए हैं तो वो इंक्लूड करना होता है। फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट को भी हम इंक्लूड करना होता है, सब्सिडी आ जाती है, फिर सब्सिडी को इंक्लूड करना होता है, नहीं करना होता है, उसके भी सिनेरियोज है। डिस्काउंट को अगर ऑन इनवॉइस है, मतलब उसकी कोई कंडीशन है, तो हम लोग रिड्यूस कर देंगे। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो उसकी भी अगर कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ली हमने 3 कंडीशन, तो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग जो भी हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दिए जाएंगे, तो उसके लिए हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट मेंशन किया हुआ है कि ये एक्स अमाउंट है, मान लीजिए एमआरपी मेंशन करी हुई है कि एमआरपी इज 1,000 रुपीज किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद में कुछ और चार्जेस उसने रिकवर किए जो कि उसमें इंक्लूड होने चाहिए, उसके अलावा वो एमआरपी में से कुछ डिस्काउंट दिया जो कि रिड्यूस होना चाहिए। तो ओरिजिनली क्या वैल्यू दी गई है, ओरिजिनली क्या वैल्यू दी गई है जिसमें से हमको एड या लेस करना है, उस वैल्यू में ऑलरेडी कुछ चीजें अगर रिड्यूस करी हुई है या ऐड करी हुई है तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर में, और उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि किसी चीज को हमको ऐड करना है या नहीं करना है, लेस करना है या नहीं करना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग अभी ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और अपने रिवीजन में भी हमने देखा है कि अगर प्राइस जो हमने चार्ज करी है कस्टमर से, एक मान लीजिए हमने लैपटॉप उसको सेल किया था,
हमने न्यू लैपटॉप, कोई लैपटॉप हमने कस्टमर को सेल किया है, उसके लिए हमने 40,000 रुपीज हमने कस्टमर से चार्ज किए हैं, और साथ ही साथ उसने ओल्ड मोबाइल भी एक्सचेंज में दिया है। न्यू लैपटॉप हमने सेल किया, 40,000 रुपीज तो मिले ही हैं हमको, प्लस ओल्ड मोबाइल फोन भी उसने अपने को दिया है। तो ऐसा केस में ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कंसिडरेशन हमको मिला हुआ है वो नॉट होली इन मनी है। मतलब कंसिडरेशन में हमको मनी तो मिली है, मनी के अलावा कुछ और भी मिला है। ऐसे केस में हमको फॉलो करना पड़ेगा रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 फॉलो करके हमको वीओएस यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वीओएस यहाँ पे रूल 27 फॉलो करके हमको निकालना पड़ेगा। जहां जहां पे भी प्राइस जो हमने चार्ज किया है कस्टमर से वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, उसके अलावा भी हमको कुछ और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हमको मिल रहा है, कुछ काइंड में मिल रहा है। ऐसे केस में रूल 27 हमको फॉलो करना पड़ेगा, और रूल 27 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे वीओएस निकालनी पड़ेगी, और वो जो वीओएस आएगी उस वीओएस के ऊपर में हमको जीएसटी रेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वीओएस जो कैलकुलेट करेंगे उसका यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, और जो मेथड दिया हुआ है वो हमको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। तो पहली बात, पहला दिया हुआ ओपन मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी, जो लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं उसकी। मतलब ओपन मार्केट वैल्यू जो हम लैपटॉप दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी मार्केट में क्या रेट है। मतलब अगर यहाँ पे हम इसको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये न्यू लैपटॉप हम विदाउट एक्सचेंज ऑफ मोबाइल के 45,000 रुपीज में सेल करते हैं, 45,000 रुपीज में कस्टमर को सेल करते हैं, अगर वो कोई एक्सचेंज में हमको कुछ भी देके नहीं जा रहा है तो वो जो हम सेल करते हैं किसी और पर्सन को विदाउट एनी एक्सचेंज के, वो जो प्राइस हम चार्ज करते हैं वो हो जाती है ओपन मार्केट वैल्यू। वो कहलाती है ओपन मार्केट वैल्यू। उसी प्रोडक्ट की प्राइस बिना एक्सचेंज के हम कितनी चार्ज कर रहे हैं वो होती है ओपन मार्केट वैल्यू। अगर वो क्वेश्चन में अवेलेबल है, वो अगर अवेलेबल है तो वो यहाँ पे वीओएस हो जाएगा ओएमवी। तो यहाँ पे अगर लैपटॉप जो हम सेल कर रहे हैं उसका विदाउट एक्सचेंज प्राइस 45,000 रुपीज है, तो जो हमने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर में इसको 40,000 रुपीज प्लस ओल्ड मोबाइल लेके और हमने सेल कर दिया है, तो इस केस में यहाँ पे जो वीओएस जो आएगा वो आएगा इसका ओपन मार्केट वैल्यू जो है। और ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, ये वाला प्राइस 45,000 रुपीज यहाँ पे, वो है ओपन मार्केट वैल्यू। यानी कि ऐसी प्राइस, उसी लैपटॉप की ऐसी प्राइस जो कि हम लोग बिना एक्सचेंज के हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो अवेलेबल है, क्वेश्चन में दी गई है, तो वो हो जाएगी वीओएस, और 45,000 रुपीज पे जो भी टैक्स रेट है, मान लीजिए 18% जीएसटी का रेट है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा टैक्स निकालने के लिए। तो देखो अगर एग्जाम में ये दे भी दिया कि जो ओल्ड मोबाइल की जो वैल्यू है वो 4,000 रुपीज है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि ओल्ड मोबाइल की वैल्यू 4,000 रुपीज है, लेकिन हमको साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि अगर हम इस लैपटॉप को किसी ऐसे, अगर हम बिना एक्सचेंज ऑफर के सेल करते हैं तो वो 45,000 रुपीज में सेल करते हैं। तो वो जो हम बिना एक्सचेंज ऑफर के जो सेल करते हैं वो जो प्राइस है वो प्राइस कहलाती है ओपन मार्केट वैल्यू, ओ एम वी। तो वो प्राइस कहलाती है ओ एम वी। और अगर ओ एम वी क्वेश्चन में दी गई है तो हमको ओ एम वी ही लेना है एज ए वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओ एम वी अगर अवेलेबल है तो हमको ओ एम वी लेना है। अगर ओ एम वी नहीं है, ओ एम वी दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, ओ एम वी नहीं निकल पा रही है,
क्यों नहीं निकल पा रही है? क्योंकि जो ये वेंडर है वो इस लैपटॉप को केवल एक्सचेंज ऑफर में सेल कर रहा है, बिना किसी एक्सचेंज के ये सेल ही नहीं करता है। इसलिए हमको इसकी वो प्राइस ही पता नहीं है कि बिना एक्सचेंज के क्या प्राइस होगी, इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। उस केस में हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जो वो अपने को कैश जो पेमेंट कर रहा है, कस्टमर जितना कैश में पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे 40,000 रुपीज तो वो कैश में पेमेंट करके जा रहा है, प्लस वो ओल्ड मोबाइल हमको देके जा रहा है। तो ये देखना है कि ओल्ड मोबाइल की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो ओल्ड मोबाइल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में दे रखी होगी कि ओल्ड मोबाइल की इतनी वैल्यू है, यानी कि ओल्ड मोबाइल को आई मीन नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, मतलब ओल्ड मोबाइल हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन ओल्ड मोबाइल की जगह यहाँ पे कुछ भी चीज हो सकती है। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कोई भी चीज अगर दी जा रही है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है वो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मोबाइल ही हमारे को ओल्ड में मिला है, एक्सचेंज के फॉर्म में मिला है, और उस मोबाइल की जो वैल्यू है एक्चुअली ओल्ड फोन की वो 4,000 रुपीज वैल्यू अगर है, तो यहाँ पे ओल्ड फोन हो सकता है, कुछ और चीज भी हो सकती है, कुछ सर्विसेज हो सकती है। ओल्ड फोन तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ऐसे केस में जो वीओएस हो जाएगा, जो वीओएस होगा वो होगा यहाँ पे 44,000 रुपीज। लेकिन याद रखना ये तभी आएगा, ये तभी हमको ये वाला वैल्यू तभी हमको कैलकुलेट करना जब क्वेश्चन में ओएमवी दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है कि ऐसा नहीं बोले कि ओएमवी वर्ड यूज नहीं करे, वो बोले कि इसी सेम काइंड ऑफ सप्लाई, सेम टाइप ऑफ गुड्स को वो बिना एक्सचेंज के या बिना ऐसी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिले हुए अगर वो सेल करता है किसी और को, तो उसके बदले में इतना प्राइस वो चार्ज करता है। तो वो जो प्राइस किसी और से बिना किसी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के केवल वो केवल मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए वो चार्ज करता है, वो प्राइस हो जाती है ओ एम वी। उसके बाद तीसरा, अगर ये दोनों भी चीजें अवेलेबल नहीं है, दोनों भी चीजें अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड चीज जो हमको देखनी है, तो अगर ये दोनों भी चीजें अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में दी नहीं गई है, निकाल नहीं पा रहे हैं दोनों चीजें, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो है वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप सेल किया था डेल का, पर्टिकुलर उसके कॉन्फ़िगरेशन थे, वो मॉडल नंबर था, मान लो वो 2024 का मैन्युफैक्चरिंग था। अब 2024 का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो तो हम लोग उसको हम लोग एक्सचेंज ऑफर में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन 2023 का जो मॉडल था उसको हम विदाउट एक्सचेंज ऑफर भी सेल कर रहे हैं, और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है लैपटॉप का मोर और लेस, उसके जो हार्ड डिस्क जो है सारी चीज़ें उसकी मोर और लेस जो 2024 का जो लैपटॉप है उससे मिलती जुलती है, सेम कंपनी का भी है वो। तो उसकी जो हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, मतलब मिलते जुलते प्रोडक्ट की लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की जो भी प्राइस चार्ज करी जा रही है कस्टमर से, वो प्राइस हम लोग यहाँ पे इस हमारे जो लैपटॉप को जो जिसको हमने एक्सचेंज ऑफर में सेल किया है उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अपने लैपटॉप वाले एग्जाम्पल में ही अगर हम कस्टमर से 46,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, इसी तरह का लैपटॉप, इसी तरह की क्वालिटी का लैपटॉप और इसी तरह का लैपटॉप की अगर हम कस्टमर से 46,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लैपटॉप यहाँ पे सेल कर रहे हैं सेम ही लैपटॉप हम और किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, तो उसका जैसा मिलता जुलता लैपटॉप की जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, वही प्राइस यहाँ पे जो हमने लैपटॉप सेल किया है 40,000 रुपीज प्लस ओल्ड मोबाइल के एक्सचेंज में, उसका हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा 46,000 रुपीज। तो तीसरा ऑप्शन था हमारा ये वाला। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है
अगर ये भी प्राइस अवेलेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो चौथा ऑप्शन जो बचता है, आता है, वो आता है कॉस्ट प्लस 10%। तो मैं मोबाइल का सेलर हूं, तो मैंने इस मोबाइल को किसी और से बाय किया है, परचेज करके लाया हूं, मैं ट्रेडर हूं, तो मैंने जो जिस प्राइस पे इसको परचेज करके लेके आया हूं मैं, वो परचेज प्राइस जो है, वो बन जाएगी मेरी कॉस्ट, वो बन जाएगी मेरी कॉस्ट यहाँ पे। तो ऐसे केस में यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉस्ट प्लस 10%। तो जो भी कॉस्ट हमने उसको परचेज करने के लिए, जो भी हमारी कॉस्ट थी, मान लीजिए यहाँ पे ये लैपटॉप को परचेज किया था, अपने एग्जाम्पल में लैपटॉप को परचेज किया गया था, लैपटॉप को परचेज किया गया था 35,000 रुपीज में। ऊपर की तीनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 35,000 रुपीज प्लस 10%, 3,500। तो ये हो गया 38,500 रुपीज, इसका हो जाएगा VOS। और इसके ऊपर में आ जाएगा जो भी जीएसटी का जो भी रेट है, 18% जीएसटी का रेट है, तो 18% के बाद में अमाउंट आ जाएगा हमारा जीएसटी का यहाँ पे। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट भी अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो लास्ट जो रामबाण जो है, टैक्स तो लगाना ही है, ऐसे तो बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट ऐसा तो बोलेगी नहीं कि नहीं टैक्स मत लगाओ, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो टैक्स तो लगाना ही है। तो बोल दिया, रूल नंबर 31 निकाला इन्होंने, और उसमें बोल दिया कि कोई भी आप रीजनेबल मीन्स ले लो। छोड़ दिया कि जो भी आपको रीजनेबल लगता है, सप्लायर को लगता है कि ये वाला जो मेथड है, इस तरह की कैलकुलेशन में करूंगा तो ये मेरा रीजनेबल वैल्यूएशन आ जाएगा, तो वो उस मेथड से वैल्यू निकाल लो, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे VOS बन जाएगी, और उस वैल्यू के ऊपर में जीएसटी आ जाएगा। तो 5 चीजें हमने यहाँ पे देखी है। पहली, ओपन मार्केट वैल्यू। सेकेंडली, जो प्राइस, वो जो अमाउंट हमको दे रहा है वो मॉनेटरी वैल्यू में, प्लस जो नॉन मॉनेटरी के फॉर्म में जो कुछ दे रहा है उसका क्या वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी VOS। तो वो गया सेकंड मेथड। दोनों भी अवेलेबल नहीं थे, तो थर्ड, थर्ड केस में बोला गया है कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स की क्या वैल्यू चार्ज करी जा रही है, वही वैल्यू इस गुड्स की भी बन जाएगी VOS। ये हो गया थर्ड। चौथा है कॉस्ट प्लस 10%। ये जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, उसका कॉस्ट कितना था, अगर वो हम लोग बाय करके ला रहे हैं तो परचेज प्राइस कितना है, अगर हमने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग किया है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, हमारा प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगा उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्लस 10% उसमें ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा VOS। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है चौथा भी, तो पांचवा है रूल नंबर 31। कोई भी रीजनेबल मीन्स, कोई भी रीजनेबल मेथड से जो वैल्यू निकाली जा सकती है, वो रीजनेबल मीन्स लगा के जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी VOS। तो 5 चीजें हमने अभी यहाँ पे देखी है। किस केस में ये आती है, जहां पे जो जो कंसिडरेशन मिल रहा है हमारे को सप्लाई के बदले में, वो जो हमको कंसिडरेशन मिल रहा है, कुछ तो अमाउंट में मिल रहा है, कुछ अमाउंट तो दिया हुआ है, कुछ मनी अमाउंट दिया हुआ है, या और कुछ मनी के अलावा कुछ और भी अमाउंट हमको, कुछ भी और भी कुछ काइंड में भी कुछ मिल रहा है, काइंड में भी कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तब ये चीजें हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 27। अब बात करते हैं रूल नंबर 28 की। ये कब अप्लाई होता है, ये अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को, ये रिलेटेड पर्सन को अगर हमने सप्लाई करी है, रिलेटेड पर्सन हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, सप्लाई वाले चैप्टर में, कि कौन कौन पर्सन जो है वो रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन भी हमने चैप्टर 1 में देखा था कि किसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन।
तो ये हमने चैप्टर 1 सप्लाई वाले में ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि कौन डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है, कौन रिलेटेड पर्सन कहलाता है। अगर डिस्टिंक्ट की मैं अगर ब्रीफली बात करूं, डिस्टिंक्ट पर्सन डी मार्ट महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और डी मार्ट गुजरात में भी रजिस्टर्ड है। कौन? डी मार्ट ही, कंपनी सेम है, बस मल्टीपल स्टेट में इसका बिजनेस है। तो जीएसटी में अगर एक ही कंपनी दो स्टेट या मल्टीपल स्टेट्स में अगर बिजनेस कर रही होती है तो उसको एवरी स्टेट में जीएसटी का अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, सेपरेट आरसी लेना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाली डीमार्ट है और गुजरात वाली जो डीमार्ट है, यानी सिंगल दोनों ही डीमार्ट का पेन नंबर जो है, लीगल एंटिटी जो है वो एक ही है, स्टेट मल्टीपल स्टेट्स में इसके स्टोर्स है, बिजनेस है। तो ये जो महाराष्ट्र वाला जो गुजरात को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा, तो महाराष्ट्र वाले के लिए और गुजरात के जो दो ब्रांचेज है ये कहलाती है डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी जो गुजरात वाली जो ब्रांच है, दूसरे स्टेट की जो ब्रांच है, वो हो सकती है कि जीएसटी में वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, बट वो है डिफरेंट स्टेट में। दोनों ही केस में ये कहलाएगी डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों ही केस में कहलाएगी डिस्टिंक्ट पर्सन। ये तो हो गया एक डिस्टिंक्ट पर्सन। सेकेंडली, डी मार्ट महाराष्ट्र मुंबई में एक स्टोर है, महाराष्ट्र के मुंबई में एक स्टोर है, एक पुणे में एक स्टोर है डी मार्ट का। दोनों सेम स्टेट में, मुंबई एंड पुणे एंड महाराष्ट्र में ही दोनों आते हैं। तो एक ही स्टेट में दो डिफरेंट सिटीज में या सेम सिटी में मल्टीपल स्टोर्स है, मल्टीपल फैक्ट्रीज है, अगर इसने सेपरेट जीएसटी नंबर लिया हुआ है, जीएसटी नंबर 1, और पुणे वाली ब्रांच ने भी अलग से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जीएसटी नंबर 2, दोनों ने डिफरेंट जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, जो कि लॉ में अलाउड है, ऑप्शनल है, ये लेना ऑप्शनल है। एक ही स्टेट में दो ब्रांचेज है, दोनों ने सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उस केस में भी जो दोनों ब्रांचेज है वो कहलाएगी डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो, लेकिन अगर दोनों ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, दोनों ने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, दोनों का जो ये दोनों ब्रांचेज है इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है, दोनों का एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट दोनों के जीएसटी नंबर अलग नहीं है, उन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, दोनों का डिफरेंट नंबर नहीं है। ऐसे केस में जो ये दो ब्रांचेज है ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगी। ऐसे केस में ये दो ब्रांचेस जिनका जीएसटी नंबर एक ही है वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो हमने अभी समझ लिया, रिलेटेड पर्सन सप्लाई वाले चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर तो डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने देख लिया है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि महाराष्ट्र के डी मार्ट ने गुजरात के डी मार्ट को कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है। तो एक डिस्टिंक्ट पर्सन ने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ गुड्स सर्विसेज सप्लाई करी है, या ये हो सकता है रिलेटेड पर्सन हो। रिलेटेड पर्सन कौन कौन होते हैं वो हमने देखा था। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम सिंपल ले लेते हैं कि फादर
ने अपने सन को कुछ गुड्स सेल, यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल हमने सप्लाई में भी लिया था, जेठालाल ने टप्पू को मोबाइल फोन फ्री में दे दिया। फ्री में दे दिया या कुछ कंसेशनल रेट पे दे दिया या कोई भी एक्स प्राइस पे जेठालाल ने टप्पू को फोन दे दिया। जेठालाल और टप्पू जो है वो रिलेटेड पर्सन है, ये हमने सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स या सर्विसेज फ्री में दी जा रही है या कंसिडरेशन चार्ज करके भी दी जा रही है। फ्री में होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन चार्ज करके भी दी जा रही है, तो भी उस केस में हमको जो वीओएस निकालना है वो ये रूल 28 फॉलो करके निकालना है। रूल 28 फॉलो करके निकालना, जो एक्चुअली में कंसिडरेशन अगर चार्ज किया जा रहा है उसको हमको इग्नोर करना है, उस कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ रूल 28 में हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू पे जीएसटी आएगा। तो अगेन जैसे हमने रूल 27 में पढ़ा था वैसा ही मोर और लेस यहाँ पे है कि हमको जो वीओएस निकालना है वो इसी ऑर्डर में निकालना है। अगर ओएम भी दिया हुआ है तो ओएम भी आ जाएगा हमारा वीओएस। ओएम भी नहीं है तो सेकंड है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो हमारे रूल नंबर 27 में भी था वैसा ही। वो भी अगर नहीं है तो कॉस्ट प्लस 10%, और अगर वो भी नहीं है तो रीजनेबल मीन से निकाला जा सकता है। तो वहां पे हमने 5 चीजें देखी थी, रूल नंबर 27 में 5 थी, यहाँ पे 4 है, अभी फिलहाल के लिए 4 है। इसमें एक चीज यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होती है। वो कौन सी चीज है जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, रूल 27 में एप्लीकेबल थी? वो ये थी कि जो 40,000 रुपीज हम उससे चार्ज कर रहे हैं प्लस जो ओल्ड मोबाइल वो दे रहा है, उस ओल्ड मोबाइल की क्या वैल्यू है वो निकालेंगे। मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन कितना है एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन कितना है, दोनों को निकालने के बाद उसको ऐड करेंगे, वो बन जाती है वीओएस इन रूल नंबर 27। बट रूल नंबर 28 में वैसा सिचुएशन है नहीं, तो वो यहाँ पे है नहीं। तो 4 चीजें यहाँ पे सेम हो गई। उसके बाद यहाँ पे 2 चीजें डिफरेंट है, 2 चीजें यहाँ पे एडिशनल है। तो एडिशनल जो 2 चीजें हैं उसमें ऑप्शनल है वो सप्लायर के लिए, यानी कि 4 चीजें तो दे ही रखी है, अगर 4 चीजों में से कोई मिल जाता है तो वो ये ले सकता है इन दी गिवन ऑर्डर सिक्वेंसली। इसके अलावा भी अगर उसके पास ऑप्शन है, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा केस था, जेठालाल ने टप्पू को एक लैपटॉप सेल किया है या फ्री में दिया है। जेठालाल ने टप्पू को लैपटॉप या तो सेल किया है तो फ्री में दिया है, और ये टप्पू फर्दर इसको सेल कर रहा है किसी, मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिस्टर ए को ये सेल कर रहा है आगे टप्पू। तो मिस्टर ए को जब टप्पू आगे सेल कर रहा है, मान लीजिए वो 50,000 रुपीज में सेल कर रहा है, तो यहाँ पे तो पता है कि क्या प्राइस पे ये सेल कर रहा है, तो ये जिस भी प्राइस पे आगे सेल कर रहा है वो प्राइस तो टप्पू के सेल के लिए वीओएस हो जाएगी, वो हो जाएगी टप्पू की सेल पे वीओएस। लेकिन जो जेठालाल ने टप्पू को जो सेल किया है या फ्री में दिया है, उसका जो वीओएस होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा, वो यहाँ पे बोला कि 50,000 सेल किया है जिस प्राइस पे, टप्पू ने इस गुड्स को आगे जिस प्राइस पे सेल किया उसका वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 90%। इस वैल्यू को 90% से मल्टीप्लाई कर लो तो 50,000 रुपीज का 90% हो जाता है 45,000 रुपीज। ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जेठालाल एंड टप्पू के बीच का जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की बन जाएगी क्या, वैल्यू ऑफ
सप्लाई। तो ये एक जो है ऑप्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का। किसके पास ये ऑप्शन है? जेठालाल के पास। क्योंकि टैक्स किसको भरना है? जेठालाल को भरना है, गवर्नमेंट को। जेठालाल विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इस तरह से वैल्यू जेठालाल चाहे तो अगर अवेलेबल है और ये वैल्यू वो यहाँ पे ले सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये वैल्यू वो तभी ले पाएगा जब इस जिस जो मिस्टर टप्पू है, जिसको इसने ये गुड सेल किया है, वो जो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है जिसको सप्लायर ने गुड सेल किया है या सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो पर्सन आगे इस गुड्स या सर्विसेज को सेल कर दे रहा है, आगे इसको वो सेल कर दे रहा है, तभी ये वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर वो आगे उसको सेल नहीं कर रहा है और वो वहां पे ही वो कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है उस गुड्स या सर्विसेज को, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली निकाल नहीं पाएंगे। तो इस गुड्स को जो जेठालाल ने टप्पू को जो दिया है, वो टप्पू उसको एज इट इज सेल कर दे रहा है, तभी ये प्रोविजन लगेगा। अगर उसको एज इट इज सेल नहीं कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, कुछ उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा है, या उसका उसको यूज करके कोई फिनिश गुड्स बना रहा है, तो अगर एज सच सेल नहीं कर रहा है, तो ये 90% वाली जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, एज सच वो सेल करना चाहिए आगे, फर्दर सेल एज सच होनी चाहिए, सेम प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। एक तो ये हो गया एडिशनल मेथड, एडिशनल ऑप्शन है सप्लायर के पास में। सेकेंडली, सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 90% ऑफ द वैल्यू which is being which has been charged by the recipient to his buyer। सेकेंड ऑप्शन ये है, ऐसा बोला गया है कि अगर जो रिसिपिएंट है, जो बायर है, यहाँ पे टप्पू हमारे एग्जाम्पल में जो रिसिपिएंट है, अगर उसको इस लैपटॉप का जो हमने जेठालाल ने उसको सेल किया है या फ्री में दिया है, उस लैपटॉप का उसको फुल आईटीसी मिल जाता है, फुल आईटीसी अगर वो लेने के लिए एलिजिबल है, अब वो फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इस चीज की हमको जो पता चलेगा, इस चीज की जो नॉलेज है, वो हमको जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आईटीसी का, उससे हमको पता लगेगा कि क्या वो उस लैपटॉप पे आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो या तो एग्जाम में दिया रहेगा कि उसको आईटीसी, फुल आईटीसी इसके ऊपर एलिजिबल है, या एग्जाम में हो सकता है कि नहीं दिया हो, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन, जो आईटीसी के जो सेक्शन है, प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो आईटीसी उस गुड्स के लिए मिलने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर उसको फुल आईटीसी एलिजिबल है, यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर टप्पू को उस लैपटॉप का आईटीसी पूरा मिलता है, कोई आईटीसी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी इनवॉइस पे वैल्यू लिख दी है, जेठालाल ने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपीज का इनवॉइस बना दिया टप्पू के नाम पे, मात्र 10,000 रुपीज। जेठालाल ने बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी बेटा, 10,000 रुपए में मैं तेरे को ये सेल कर देता हूँ लैपटॉप। और इवन 10,000 भी नहीं, इवन वो 100 रुपीज का भी उसने इनवॉइस बना दिया है कि जस्ट 100 रुपीज में मैं सेल कर देता हूँ इस गुड्स को, तो वो जो 100 रुपीज या 10,000 रुपीज जो भी वैल्यू इनवॉइस पे लिख दी है, वही वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी वैल्यू इनवॉइस पे लिख दी है, वही बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक ही कंडीशन है कि जो रिसिपिएंट है उस गुड्स के या सर्विसेज का, उसको पूरा आईटीसी मिलता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलता है कि भाई अगर उसको पूरा आईटीसी मिल ही रहा है, जेठालाल ने जो टप्पू को लैपटॉप दिया है, उसका टप्पू को अगर फुल आईटीसी मिल जाता है, फुल आईटीसी मिल जाता है, उस केस में जेठालाल चाहे 50,000 रुपीज पे टैक्स भरे, तो भी टप्पू को पूरा 50,000 रुपीज पे आईटीसी मिल जाएगा। जेठालाल चाहे तो 100 रुपीज पे टैक्स पे करे,
तो टप्पू को 100 रुपीज पे आईटीसी मिल जाएगा। तो ले दे के, क्योंकि उसको पूरा आईटीसी मिल जा रहा है, तो गवर्नमेंट को एक हाथ में टैक्स मिल रहा है, दूसरे हाथ में उसको आईटीसी देना पड़ जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, दूसरी तरफ उसको आईटीसी वो दे देता है बायर को। इसलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आईटीसी मिल जाता है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन मैकेनिज्म निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यू इनवॉइस पे लिख दी गई है उसी को हम लोग मान लेंगे, उसमें हम लोग आपको डिस्प्यूट नहीं करेंगे, उस पर हम और कोई टैक्स आपसे एडिशनली डिमांड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटी। गारंटी प्रोवाइड करने की वैल्यू। अब रिलायंस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है, इसमें से एक कंपनी को लोन चाहिए था। जिसको लोन चाहिए था उस कंपनी का मान लीजिए नाम है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। लोन लेने के लिए गए एचडीएफसी बैंक। तो बैंक ने बोला कि भाई हम आपको लोन तो आपको देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे। तो रिलायंस रिटेल बोलता है कि बताइए क्या शर्त है आपकी, क्या कंडीशन है। तो एचडीएफसी बोलता है कि देखो, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स तो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमको ये लोन हम जो आपको देंगे ना, इसकी हमको किसी से गारंटी दिलवाओ। कोई आप गारंटर लेके आओ। कोई एक गारंटर लेके आओ जो इसकी गारंटी दे दे कि कल को आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो हम गारंटर से रिकवर कर लेंगे अमाउंट को। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग गारंटर लेके आओ आप हमारे पास, जिसके फाइनेंशियल जो है वो आपसे भी ज्यादा मजबूत हो, जो जो कि आपसे भी ज्यादा पैसे वाला हो। ऐसा कोई पर्सन हमको गारंटी के लिए लेके आओ। तो रिलायंस रिटेल इस केस में किसी को गारंटर के लिए लेके आता है। तो जो गारंटर है यहाँ पे, वो यहाँ पे गारंटी दे रहा है। रिलायंस रिटेल ने लोन लिया एचडीएफसी से, उस लोन के लिए यहाँ पे एक गारंटी दे रहा है। तो ये जो गारंटी दे रहा है ये भी एक तरह की सर्विस है। तो यहाँ पे एक तरह से ये क्या हो गई, सर्विस हो गई गारंटर। सर्विस किसको हो गई यहाँ पे, जिस रिलायंस रिटेल को। यहाँ पे एचडीएफसी को ये कोई सर्विस नहीं दे रहा है, एचडीएफसी को गारंटी दे रहा है, लेकिन सर्विस गारंटी दे रहा है रिलायंस रिटेल के भी यहाँ पे। तो सर्विस मिल रही है यहाँ पे रिलायंस रिटेल को। सर्विस मिल रही है रिलायंस रिटेल को, यहाँ पे सर्विस मिल रही है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या उस पर क्या सर्विस है, तो जीएसटी आएगा। ठीक है। अगर ये दोनों सर्विस, अभी सर्विस अगर है तो जीएसटी आएगा। अब सर्विस देने वाला कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये सर्विस है। सर्विस देने वाला कौन है, गारंटर है। सर्विस लेने वाला कौन है, जिसने लोन लिया है बैंक से, वो सर्विस रिसीवर है। सर्विस का क्या नाम है, गारंटी सर्विस। यहां तक हमको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कि गारंटर अगर, अब हम देखते हैं कि इस केस में जीएसटी क्या वैल्यू पे चार्ज होगा, जीएसटी क्या रेट पे, क्या वैल्यू पे चार्ज होगा, कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, वो हम देखते हैं। अगर गारंटी देने वाला डायरेक्टर है, गारंटी देने वाला अगर डायरेक्टर है, तो जो वीओएस होगी वो होगी जीरो, अंडा। कोई वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा।
लॉ में ही बोल दिया है कि अगर डायरेक्टर ने गारंटी दी है तो उस केस में वीओएस जो है वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो यहाँ पे बोली गई है? जीरो इसलिए बोली गई है क्योंकि आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने ही एक गाइडलाइन निकाली हुई है और उस गाइडलाइन में बोला है कि कोई कंपनी का अगर डायरेक्टर इस तरह से गारंटी प्रोवाइड करता है लोन के अगेंस्ट में, तो वो कंपनी से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता है। कोई अमाउंट वो चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन निकाल दी कि कोई भी अमाउंट वो चार्ज नहीं कर सकता है। इस वजह से जीएसटी वाले ने भी बोल दिया है, तो जीएसटी वालों ने बोल दिया है कि हम इस केस में जो वीओएस है उसको हम जीरो ही मान लेंगे। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ओएमवी है यहाँ पे, ओपन मार्केट वैल्यू, वही इटसेल्फ जीरो है क्योंकि ओपन मार्केट में जो इस सर्विस की जो वैल्यू है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया है कि इस सर्विस पे कोई भी डायरेक्टर कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए जीरो है। ठीक है, तो डायरेक्टर ने दी है तो वीओएस जीरो है। जीएसटी, डायरेक्टर पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, डायरेक्टर को कोई जीएसटी यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर के अलावा अगर कोई और रिलेटेड पर्सन है, डायरेक्टर के अलावा कोई अदर रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं हमने देखा है। उसके बाद हमने ये भी देखा है चैप्टर 1 में, सप्लाई में, कि अगर रिलेटेड पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है तो चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, जीएसटी आता है। विदाउट कंसिडरेशन भी उसको डीम्ड सप्लाई माना जाता है। और उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है वो रूल 28 जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है। बट गारंटी के केस में यहाँ पे क्या हो गया कि अगर अदर रिलेटेड पर्सन ने कोई गारंटी दी है, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे गारंटी दी है, तो रिलायंस रिटेल लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी जो है वो है, मान लीजिए RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे गारंटी दी है लोन की। तो उस केस में जो लोन का अमाउंट मान लीजिए 100 करोड़ का अमाउंट है, गारंटी देने वाले हैं होल्डिंग कंपनी RIL या और कोई भी रिलेटेड पर्सन हो सकता है। होल्डिंग कंपनी नेसेसरी नहीं है, कोई भी रिलेटेड पर्सन ने गारंटी दी है। तो उस केस में जो वीओएस होगा, मतलब जो गारंटर है, यहाँ पे RIL अगर गारंटर है तो RIL ने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है, RIL को यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, गारंटर को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। गारंटर क्या वैल्यू पे टैक्स पेमेंट करेगा? तो यहाँ पे बोल दिया कि जो वीओएस होगा ना वो होगा 1% ऑफ 100 करोड़, जो लोन का अमाउंट है, लोन के अमाउंट का 1%। और एक्चुअल अमाउंट जो चार्ज किया है, मान लीजिए RIL ने RRL से यहाँ पे गारंटी देने के बदले में 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 करोड़ रुपए जो एक्चुअल चार्ज किया है और 100 करोड़ रुपीज का लोन था उसका 1% यानी 1 करोड़, दोनों में से जो हायर होगा ना, ज्यादा जो वैल्यू होगी, यानी कि 2 करोड़ रुपीज पे 2 करोड़ विल बिकम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, 2 करोड़ विल बिकम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो दोनों वैल्यू में से जो ज्यादा होगा दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड उस वैल्यू पे गारंटर विल पे दी जीएसटी। इन दोनों को छोड़ के, डायरेक्टर या अदर रिलेटेड पर्सन को छोड़ के किसी और पर्सन ने गारंटी दी है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? किसी और पर्सन ने आके यहाँ पे गारंटी दे दी। मान लीजिए कोई एक्स डायरेक्टर था, कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, पहले वो डायरेक्टर रहा हुआ है, उसने यहाँ पे गारंटी दे दी, या कोई अनरिलेटेड पर्सन है, इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन ने गारंटी दे दी जो कि रिलेटेड नहीं है। ऐसे केस में सिंपल सी चीज है जी, जो हमने सप्लाई के चैप्टर में भी पढ़ा था, कि अगर अनरिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, और हमने अभी वैल्यूएशन चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर अनरिलेटेड पर्सन है
पर्सन रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इस लोन का जो गारंटी था वो दे दिया इन्फोसिस ने। इस ट्रांजैक्शन का गारंटी इन्फोसिस ने दे दिया। तो इन्फोसिस ने जो भी अमाउंट चार्ज किया है, मान लीजिए इन्फोसिस ने चार्ज किया है 50 लाख रुपीज गारंटी का, या इन्फोसिस ने कुछ अमाउंट चार्ज ही नहीं किया, इन केस जीरो अमाउंट, नो चार्ज, तो जो अमाउंट चार्ज किया है या अमाउंट चार्ज ही नहीं किया है, वही अमाउंट बन जाएगा इन्फोसिस के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये था, हमने देखा गारंटी के बारे में। कोई भी गारंटी दे रहा है लोन की, तो उस केस के अंदर में क्या वीओएस आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट। ये ऑलरेडी हमने सप्लाई में वैसे कवर किया हुआ, सप्लाई वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इसको कवर किया था। अब हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये कस्टमर है, इसके बीच में एक एजेंट है। तो दो चीजें हो सकती है। अगर प्रिंसिपल कस्टमर के नाम पे डायरेक्टली इनवॉइस बना रहा है, डायरेक्ट इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बनाया जा रहा है, प्रिंसिपल कस्टमर के नाम पे डायरेक्टली इनवॉइस बना दे रहा है, तब तो ये जो एजेंट है ना, सो कॉल्ड एजेंट का क्या काम है, केवल कस्टमर और प्रिंसिपल को आपस में मिलवाना, उनकी डील करवाना, और उसके बदले में एजेंट को एक कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में जो एजेंट को कमीशन मिल रहा है, और ये जो हम जो अभी प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि सप्लाई मेड या रिसीव्ड थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू सप्लाई की जा रही है या एजेंट के थ्रू सप्लाई ली जा रही है। बट अगर इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम से कस्टमर को बना दिया है, या वेंडर ने प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस बना दिया है, तो ये वाला रूल 29 जो है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट ही नहीं होगा। इस रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर के नाम पे इनवॉइस बना दिया है, तो रूल 29 यहाँ पे लागू नहीं होगा, रूल 29 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर रूल 29 फिर कहाँ पे काम आएगा? तो रूल 29 वहां पे काम आएगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट के पहले गुड्स प्रोवाइड कर दिया है, और फिर जो एजेंट कस्टमर को जब सेल कर रहा है, तो एजेंट के नाम से इनवॉइस बन रहा है, इनवॉइस एजेंट के नाम से बन रहा है। तो एजेंट ने कस्टमर को जो सेल किया है, उसका इनवॉइस एजेंट ने बना दिया है, तो जो भी वैल्यू का जो इनवॉइस एजेंट ने कस्टमर के नाम पे बनाया है, वही एजेंट के लिए तो हो जाएगी वीओएस। लेकिन प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स दिया है, उसका जो वीओएस है, वो रूल 29 से निकाला जाएगा। यहाँ पे लगेगा रूल 29। प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स दिया है, उसकी वैल्यू निकली जाएगी रूल 29 से। तो रूल 29 क्या बोलता है कि जो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया है, उसकी वैल्यू होगी या तो ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी ओएमवी है, या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है? एजेंट। एजेंट कस्टमर को जो प्राइस चार्ज कर रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपीज चार्ज कर रहा है एजेंट कस्टमर को, तो 50,000 रुपीज का 90% यानी कि 45,000 रुपीज, वो बन जाएगी वीओएस बिटवीन पी प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ओएमवी और 90% दोनों में से जो भी वैल्यू प्रिंसिपल लेना चाहे, प्रिंसिपल लेना चाहे तो ओएमवी ले ले, चाहे तो 90% ऑफ प्राइस चार्ज्ड बाय
एजेंट एजेंट कस्टमर से जो प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90%। दोनों में से कोई भी वैल्यू प्रिंसिपल ले सकता है। दोनों विच एवर इज हायर नहीं है यहाँ पे, विच एवर इज लोअर नहीं है यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे ना तो विच एवर इज हायर है, ना तो यहाँ पे विच एवर इज लोअर है। सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो कोई सी भी वैल्यू ले ले, वो चाहे तो हायर भी ले ले, चाहे तो वो लोअर ले ले। लेकिन क्वेश्चन में जनरली हमको ये लिखा होता है कि वो बेनिफिशियल वैल्यू लेना चाहता है। अगर ऐसा लिखा है कि बेनिफिशियल वैल्यू लेना चाहता है, उसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो है वो लोअर वैल्यू लेना चाहता है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया कि बेनिफिशियल वैल्यू लेना लेना आपको बेनिफिशियल वैल्यू आपको लेना है, तो आप लोअर, दोनों में से जो लोअर वैल्यू रहेगी वो क्वेश्चन में आप सेलेक्ट करना। अगर दोनों वैल्यू अवेलेबल नहीं है, दोनों ही वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो कॉस्ट प्लस 10%, यानी कि प्रिंसिपल को इस गुड्स, ये गुड्स की क्या कॉस्ट आई थी। यहाँ पे मान लीजिए प्रिंसिपल को 35,000 रुपीज में ये गुड्स मिला था, तो उसके ऊपर 10% और ऐड करके 38,500 रुपीज, ये वैल्यू वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगी VOS, ये हो जाएगी VOS। तो कॉस्ट प्लस 10%। और लास्ट रामबाण, रीजनेबल मीन्स, रूल नंबर 31, कोई भी रीजनेबल मीन्स से जो वैल्यू निकाली जा सकती है वो हो जाएगी अपनी VOS। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे एजेंट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लगेगा रूल 29। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया सोल एजेंट, क्वेश्चन में दिया सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, तो ये सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर हमने देखा था सप्लाई चैप्टर में, ये बन जाते हैं रिलेटेड पर्सन। अगर सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो बन जाता है रिलेटेड पर्सन। और रिलेटेड पर्सन के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 28, जो अभी हमने जस्ट पहले देखा था, वो अप्लाई होगा वैल्यूएशन के लिए। उस केस में रूल नंबर 29 अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 28 उसके लिए अप्लाई होगा। रूल 30 क्या होगा, हमने क्या होता है वो हमने देख लिया है, रूल 31 हमने देख लिया है। तो इसी के साथ हमारे ये जो रूल नंबर 27, 28, 29, consideration not wholly in money, supply to related person and सप्लाई टू एजेंट, ये हमने देख लिए हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हम लोग, हमारा एक और लेक्चर बनेगा इस चैप्टर पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।